हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या कहा था भाई, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल के भागों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आहार नाल के जो भाग है उसको 6 भागों में बांटा गया था, मुख एवं मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। तो इससे पहले जो वीडियो अपन पढ़े हैं उसमें अपन मुख और मुखगुहा के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रसनी, ग्रासनली और आमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज इस वीडियो के अंदर अपन आहार नाल के छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, इन दोनों के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो 5वां टॉपिक लगाइए, छोटी आंत्र। पांचवा भाग, छोटी आंत्र। तो देखिए, पहले छोटी आंत्र की स्थिति अपन देखते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसे तो अपन क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भाग था इसको हमने क्या नाम दिया था, बड़ी आंत्र नाम दिया था। तो ये आमाशय और ये बड़ी आंत्र, इन दोनों के बीच वाली जो नली है ये क्या कहलाती है, छोटी आंत्र कहलाती है। अब आप चित्र में देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, ठीक है। तो जो छोटी आंत्र है वो आमाशय और बड़ी आंत्र के बीच में पाया जाने वाला अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। कैसा भाग होता है, कुंडलित भाग होता है। ये आहार नली का सबसे लंबा भाग भी होता है। कौन सा भाग होता है, सबसे लंबा भाग भी यही होता है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है 7 मीटर। लेकिन ये जो लंबाई है ये मृत्यु की अवस्था की लंबाई है। जीवित अवस्था के अंदर इसकी जो लंबाई होती है, तो जीवित अवस्था में इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है, 3 मीटर। तो देखो, पहली चीज अपन ने क्या देख ली भाई, जो छोटी आंत्र होती है वो आमाशय और बड़ी आंत्र के बीच में पाए जाने वाली अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। ये आहार नली का क्या है, सबसे लंबा भाग है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है। लेकिन ये 7 मीटर लंबाई कौन सी अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर होती है। अब देखो, जो छोटी आंत्र होती है इसके अंदर भोजन का सबसे अधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत्र के अंदर भोजन का सबसे अधिक पाचन भी होता है और भोजन का सबसे अधिक क्या होता है, यहां पर अवशोषण भी होता है। जो छोटी आंत्र है इसकी संरचना को अपन क्या करते हैं कि 3 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत्र की जो संरचना है उसको कितने भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों के अंदर बांट लेते हैं। तो तीनों भागों के नाम देखो। पहले छोटी आंत्र का पहला भाग होता है ग्रहणी। इस ग्रहणी को ड्योडिनम भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, और ड्योडिनम भी इसको बोला जाता है। इस छोटी आंत्र का जो दूसरा भाग है उससे अपन बोलते हैं मध्यांत्र या अग्र क्षुद्रांत्र या जेजुनम। जेजुनम। और इस छोटी आंत्र का जो तीसरा भाग है उसे अपन बोलते हैं क्षुद्रांत्र या इलियम। क्या बोला जाता, तीसरे भाग को क्षुद्रांत्र या इलियम। तो देखो, यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी नली है वो छोटी आंत्र है। और इस छोटी आंत्र को हमने 3 भागों में बांटा, ग्रहणी या डोडिनम, दूसरा मध्यांत्र या अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम और तीसरा है शुद्रांत्र या इलियम।
तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रहणी की। देखो ग्रहणी वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक होता है, तो ये जो छोटी आंत्र का भाग है इसे अपन क्या नाम दे सकते हैं अब, ग्रहणी, ठीक है, या ड्यूडीनम। तो छोटी आंत्र का पहला व सबसे छोटा भाग ग्रहणी होता है। इसकी यदि आप आकृति देखेंगे तो लगभग ये अंग्रेजी के सी की जैसी आकृति इसकी पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं अपन, तो दूसरी बात देखो क्या है, यहां पर ये क्या है, यकृत है, और यकृत के नीचे यहां पर क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पित्ताशय। और ये जो संरचना है इसे अपन क्या नाम देते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। क्या नाम देते हैं इसको, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय ही वाहिनी निकलती है, और इधर जो पित्ताशय होता है इससे क्या होता है, पित्त वाहिनी निकलती है। अग्नाशय ग्रंथि से जो अग्नाशय वाहिनी आ रही है वो इसके अंदर अग्नाशय रस लेकर के आती है, जबकि इधर से पित्ताशय से जो पित्त वाहिनी आ रही है वो यहां पर क्या लेकर के आती है, पित्त रस लेकर के आती है। तो इस ग्रहणी के अंदर ही अग्नाशय वाहिनी और जो पित्त वाहिनी है वो आकर के खुलती है, ठीक है। तो एक बात अपने को ये याद रखनी है भाई, जो पित्त वाहिनी है और अग्नाशयी वाहिनी, ये दोनों वाहिनियां भी आकर के कहां खुलती है, छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में आकर के खुलती है। तो देखो जो अग्नाशय रस आता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये जो पित्ताशय से जो संरचना आ रही है पित्त वाहिनी, ये क्या करती है, पित्त रस लेकर के आती है। तो ये दोनों ही जो भाग होते हैं, इधर से तो अग्नाशय रस और इधर से पित्त रस, ये दोनों ही भाग भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा ये बात है कि जो अग्नाशय रस आता है उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो बहुत सारे एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो एंजाइमों के द्वारा इस ग्रहणी के अंदर क्या होता है कि भोजन का पाचन भी होता है, और कभी भी एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन हो तो उसे अपन बोलते हैं रासायनिक पाचन। उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक पाचन बोला जाता है। तो अपन यहां पर यह बात भी बोल सकते हैं भाई, ग्रहणी के अंदर क्या होता है, भोजन का रासायनिक पाचन होता है। किसकी सहायता से होता है, एंजाइमों की सहायता से होता है। ये एंजाइम आते कहां से हैं, अग्नाशय जो रस आ रहा उससे भी आते हैं, और इसके अलावा इसकी दीवार के अंदर भी आंतरिक ग्रंथियां होती है, तो वो आंतरिक ग्रंथियां भी पाचक रस स्रावित करती है। तो उनके द्वारा भी क्या होता है, एंजाइम आते हैं, और वो एंजाइम आकर के भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो एंजाइमों की सहायता से जो पाचन होगा भोजन का, उसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक पाचन बोल देंगे। तो ये बात हो गई ग्रहणी की। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन मध्यांत्रीय, अग्रशुद्रांत्रीय, जेजुनम की। तो देखो यहां से जेजुनम स्टार्ट होता है, और लगभग आप यहां तक आ जाओ, यहां तक क्या होता है कि ये मध्यांत्रीय जेजुनम होता है। तो यहां पर इसका नाम दे देते अपन अग्रशुद्रांत्र। अग्रशुद्रांत्र भी बोल सकते हैं, मध्यांत्र भी आप बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको, जेजुनम। तो मध्यांत्र सीधी सी बात है भाई, ये छोटी आंत्र का क्या होता है, मध्य का भाग होता है। छोटी आंत्र का क्या होता है, मध्य का भाग होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है इसके अंदर, भोजन का अवशोषण। भाई देखो ग्रहणी के अंदर तो भोजन का पाचन हुआ है, ग्रहणी के अंदर भोजन का पाचन हो जाने के बाद में यहां पर आने के बाद में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होना चालू हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें अपन बोलते हैं आंत्र कोशिकाएं। आंत्र कोशिकाएं, ठीक है। तो ये जो आंत्र कोशिकाएं हैं इनकी सहायता से इस मध्यांत्रीय, अग्रशुद्रांत्रीय, जेजुनम के अंदर क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद में
तीसरा जो भाग होता है छोटी आंत्र का, उसे अपन ने क्या नाम दे रखा, शुद्रांत्र या इलियम। तो ये लास्ट का जो बचा हुआ भाग है जो कि आकर के कहां खुल रहा है, बड़ी आंत्र के अंदर आकर के खुल रहा है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, शुद्रांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस भाग को, शुद्रांत्र। ठीक है, तो ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र ये तीनों संरचनाएं मिलकर के ही क्या है, छोटी आंत्र है। तो शुद्रांत्र क्या है, छोटी आंत्र का अंतिम भाग है। पहली बात तो ये क्या है, अंतिम भाग है। और यहां पर क्या होता है, ऐसे पदार्थों का अवशोषण होता है जो इस अग्र शुद्रांत्र में अवशोषित नहीं हो पाते, जैसे पित्त लवण, पित्त लवण, विटामिन्स। तो ये दोनों भोजन के ऐसे भाग थे जिनका अवशोषण इस अग्र शुद्रांत्र में नहीं हो पाता, तो इनका अवशोषण कहां होगा, शुद्रांत्र या इलियम के अंदर इनका अवशोषण होगा। तो दोबारा देखिए छोटी आंत्र के बारे में अपन ने क्या क्या सीखा। पहली चीज अपन ने देखी भाई, जो छोटी आंत्र होती है वो आमाशय और बड़ी आंत्र के बीच में पाई जाने वाली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ये आहार नलिका सबसे लंबा भाग भी होता है, इसकी लंबाई 7 मीटर होती है, लेकिन कौन सी अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में। जीवित की अवस्था में इसकी लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर होती है। आहार नाल के इसी भाग के अंदर सबसे अधिक सबसे अधिक पाचन होता है और सबसे अधिक ही क्या होता है, अवशोषण भी होता है। अब देखो एक बात सुन लो, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन उसके बावजूद इसको नाम क्या दे रखा अपन ने, छोटी आंत्र नाम दे रखा। कारण क्या उसका, कि वाली नली भी आंत्र है और ये वाली नली भी आंत्र है, तो इसका व्यास कम होने की वजह से इसको तो छोटी आंत्र बोला गया। हालांकि लंबाई ज्यादा है इसकी, लेकिन ये नाम जो है व्यास के आधार पर है, तो व्यास कम होने की वजह से इसको तो छोटी आंत्र बोला गया है। और इस बड़ी आंत्र का व्यास ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, बड़ी आंत्र रख दिया गया है। ठीक है, तो छोटी आंत्र की संरचना को अपन ने आगे कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, ग्रहणी या ड्यूडिनम, मध्यांत्र या अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम, और तीसरा भाग क्या है, शुद्रांत्र या इलियम। तो सबसे पहले अपन ने ग्रहणी के बारे में पढ़ा। तो ग्रहणी क्या होता है, छोटी आंत्र का पहला और सबसे छोटा भाग होता है, जो लगभग अंग्रेजी की सी आकृति का होता है। छोटी आंत्र के इसी भाग के अंदर पित्तवाहिनी और अग्नाशय वाहिनी आकर के खुलती है। तो पित्तवाहिनी तो पित्त लवण लेकर के आती है या पित्तरस लेकर के आती है, और अग्नाशय वाहिनी यहाँ पर क्या लेकर के आती है, अग्नाशय रस लेकर के आती है। तो इस अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और इसके अलावा इस आंत्र की दीवार के अंदर जो ग्रंथियां होती है वो भी बहुत सारे एंजाइम स्त्रावित करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंजाइमों की सहायता से भोजन का रासायनिक पाचन होता है। ठीक है, तो एंजाइमों की सहायता से जो भोजन का पाचन हुआ उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, रासायनिक पाचन नाम दे दिया। इसके बाद में दूसरा भाग अपन ने पढ़ा, मध्यांत्र या अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम, जो कि छोटी आंत्र का कौन सा भाग है, मध्य वाला भाग है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रहणी के अंदर जो भोजन का पाचन हो चुका उसका अवशोषण होता है, और भोजन के अवशोषण के लिए यहाँ पर क्या होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, आंत्र कोशिकाएं बोला जाता है। तो देखो ये विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं, इनकी भी बात कर लेते हैं अपन। देखो कोई भी नली है, उसको यदि अपन ऐसे काटेंगे तो उसकी ऐसे दीवार दिखाई देगी अपने को, और बीच का ये जो है खोखला हिस्सा रह जाएगा। तो ये जो आंत्र कोशिकाएं हैं, इसकी दीवार की ऐसी कोशिकाएं हैं जिसके अंदर इस तरीके से क्या होते हैं, प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, और ये जो प्रवर्ध है इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इनमें छिद्र पाए जाते हैं। और इधर से क्या होती है, रक्तवाहिनियां निकलती हुई रहती है इस दीवार में से। तो इन छिद्रों में से होते हुए जो भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है, वो अवशोषित होकर के कहाँ चला जाता है, रक्तवाहिनियों के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंत्र कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये प्रवर्ध के अंदर छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से उसके अंदर से क्या हो जाता है, भोजन अवशोषित होकर के रक्तवाहिनियों के अंदर चला जाता है। इसके बाद में तीसरा भाग अपन ने पढ़ा, शुद्रांत्र या इलियम। तो हमने क्या कहा भाई, ये छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है, और इस भाग के अंदर ऐसे पदार्थों का अवशोषण होता है जिनका अवशोषण अग्र शुद्रांत्र में नहीं हो पाया है, जैसे पित्त लवण और विटामिन। तो इतनी बातों को नोट करो, और जो चित्र है उसके अंदर जो छोटी आंत्र है आपकी, उसकी ये 3 भाग जो है इनको भी अंकित कर लेना भाई। ग्रहणी तो कहाँ है, अग्र शुद्रांत्र कहाँ है और शुद्रांत्र कहाँ है।
तो ये तीनों भाग मिलकर के क्या बने हैं, छोटी आंत्र बने हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन आहार नली का छठा और लास्ट भाग लेते हैं, बड़ी आंत्र। तो देखिए जो बड़ी आंत्र है वो कहां से शुरू होती है, यहां पर छोटी आंत्र जो है खत्म हो जाती है और यहां से क्या होता है कि बड़ी आंत्र स्टार्ट हो जाती है। तो जो बड़ी आंत्र होती है इसके अंदर जब छोटी आंत्र से अपचित भोजन, जो भोजन का पाचन हो चुका है, अवशोषित हो चुका है, तो छोटी आंत्र से जब इसके अंदर भोजन पहुंचता है तो उसके बाद में देखो क्या होता है कि इस बड़ी आंत्र के अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं, जो अपचित भोजन आया है उसका ये पाचन करते हैं, उसको ये छोटे कणों के अंदर तोड़ते हैं। किसके अंदर तोड़ते हैं, छोटे कणों के अंदर। तो यहां पर ये जो सहजीवी जीवाणु है जो भोजन का पाचन करते हैं, वो एक क्रिया होती है किण्वन क्रिया, उसके द्वारा ये भोजन का पाचन करते हैं। तो यहां पर जो सहजीवी जीवाणु है वो पाचन कर तो रहे हैं, लेकिन कौन सी क्रिया के द्वारा पाचन कर रहे हैं, किण्वन क्रिया के द्वारा पाचन। देखो क्या होता है कि इस बड़ी आंत्र के अंदर जो सहजीवी जीवाणु उपस्थित है, तो ये सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं कि जो अपचित भोजन है उसका अपघटन करके उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इनका जो ऊर्जा प्राप्त करने का प्रक्रम है ये क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन। तो इस क्रिया में ये भोजन को अपघटित कर देते हैं, तो कुछ मात्रा में हमारी जो बड़ी आंत्र है वो भी वहां से क्या कर लेती है, भोजन को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, दूसरी बात देखो कि ये जो बड़ी आंत्र है ये दो प्रकार के कार्य करती है। कितने प्रकार के कार्य करती है, दो प्रकार के। पहला कार्य होता है इसके अंदर जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। पहला कार्य क्या है इनका, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। और इसके अलावा दूसरा कार्य है इसका अपचित भोजन को गुदा या मल द्वारा शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकालना, ये बड़ी आंत्र के दो कार्य है जो ये क्या करती है, संपादित करती है। अब देखो आगे कि ये जो बड़ी आंत्र है इसकी संरचना को भी आगे अपन क्या करते हैं, तीन भागों के अंदर बांट लेते हैं। तो इसका जो पहला भाग है उसे अपन बोलते हैं अधात्र या अंधनाल या उंडुक या सीकम। पहला भाग हो गया ये तो इसका। ठीक है, इसका जो दूसरा भाग है उसे अपन बोलते हैं बृहदांत्र या कोलन। और इसी का जो तीसरा भाग होता है उसे अपन बोलते हैं मलाशय या रेक्टम। मलाशय या रेक्टम। तो जो बड़ी आंत्र है उसकी संरचना को अपन कितने भागों में बांट लेते हैं, तीन भागों में, अधात्र या अंधनाल या उंडुक या सीकम। पहले भाग के चार नाम है। दूसरा जो भाग है उसे अपन ने क्या बोला, बृहदांत्र या कोलन। और जो तीसरा भाग है उसे अपन ने क्या बोला, मलाशय या रेक्टम। तो इन भागों को देखते हैं चित्र के अंदर कि ये भाग कहां पर स्थित है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अधात्र या अंधनाल या उंडुक या सीकम की। तो ये छोटी आंत्र और ये बड़ी आंत्र, इन दोनों के संधि स्थल पर एक छोटा सा यहाँ पर बंद कक्ष होता है
और उसी बंद कक्ष को अपन क्या बोलते हैं, अधात्री या अंधनाल या उंडुक या सीकम बोला जाता। तो स्थिति अपने को पता पड़ गई भाई, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र के संधि स्थल पर एक छोटा सा बंद कक्ष होता है और उसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो सीकम होती है ये यहां पर क्या करती है, आहार रस का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है, आहार रस का। आहार रस का मतलब देखो क्या है यहां पर कि आहार रस यानी कि जो भोजन होगा वो घुलित अवस्था में होगा, या भोजन के जो घटक होंगे वो कौन सी अवस्था में होंगे, घुलित अवस्था में होंगे। तो देखो अपन ने यही पढ़ा है बड़ी आंत्र के अंदर किसका अवशोषण होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो जल और खनिज लवणों का जो मिश्रण है उसी को अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आहार रस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आहार रस का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसके अलावा एक बात और देखो, इसके लिए यह नाम अंकित कर देते हैं कि ये भाग का नाम अपन ने क्या बता दिया, अंधनाल या उंडुक या सीकम। ठीक है, तो अंधनाल दिखा दिया हमने। अब ये जो अंधनाल है इसके नीचे की तरफ एक छोटा सा कर्मी रूपी परवर्ध निकला हुआ रहता है। तो ये जो परवर्ध है ये 4 से 5 इंच लंबा होता है और नलिकाकार होता है। तो इस परवर्ध को अपन बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोला जाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो निकला हुआ है ये क्या है, कर्मी रूपी परिशेषिका। तो देखो ये भाग वास्तव में क्या है कि हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसका अवशेषी अंग है। ये भाग कौन सा भाग, कर्मी रूपी परिशेषिका। इसकी लंबाई कितनी है, 4 से 5 इंच होती है, नलिकाकार होता है ये। कभी गलती से इसके अंदर भोजन चला जाता है यदि इस कर्मी रूपी परिशेषिका के अंदर, तो इसके अंदर क्या होने लग जाता है, वो जो भोजन है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, जंक फूड हो जाता है उसको, और यहाँ पर उसको दर्द होना चालू हो जाता है। तो इसको यहाँ से ऑपरेशन के द्वारा काट करके क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बड़ी आंत्र के दूसरे भाग की, जिसका नाम क्या है, बृहदांत्र या कोलन। तो देखो बृहदांत्र या कोलन जो होता है इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है, दूसरी बात देखो कि ये अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का होता है। कैसा होता है, ये अंग्रेजी के यू के आकार का होता है। तो देखो यहाँ पर ये भाग है पूरा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, बृहदांत्र बोलेंगे। तो ये लगभग कैसा होता है, अंग्रेजी के यू आकार का होता है। वैसे यहाँ तक होता है ये भाग, यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक चलता है। तो ये लगभग कैसा होता है, अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर का जैसा होता है। ठीक है, अब ये जो भाग है बृहदांत्र, इसको आगे अपन क्या करते हैं कि 4 भागों के अंदर बांट लेते हैं। 4 भाग देखो कौन कौन सा है। पहला भाग है साहब आरोही भाग। आरोही भाग, आरोही का मतलब होता ऊपर चढ़ना। ठीक है, तो ये जो ऊपर चढ़ रहा है ना भाग, ये आरोही भाग है। दूसरा भाग जो है वो है अनुप्रस्थ भाग। अब अनुप्रस्थ भाग का मतलब होता है ऐसे समकोण पर। तो ये जो भाग है यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, अनुप्रस्थ भाग है। तीसरा जो भाग है उसे अपन बोलते हैं अवरोही भाग। तो जो अवरोही भाग का मतलब नीचे उतरने वाला भाग, तो ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, अवरोही भाग है। इसके अलावा चौथा जो भाग है उसे अपने बोलते हैं सिग्माकार भाग। कौन सा भाग, सिग्माकार भाग। तो ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है लगभग ऐसा होता है सिग्मा, तो सिग्मा का जैसा है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिग्माकार भाग बोला जाता। अब इनकी लंबाई भी देख लो। आरोही भाग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, अनुप्रस्थ भाग लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, अवरोही भाग जो होता है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, और सिग्माकार भाग जो होता है वो 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है,
40 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, तो कितना मीटर लंबा होता है? लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो देखो बृहदांत्र जो होता है, कोलन जो होता है, वो लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 1.3 मीटर लंबा होता है। और अंग्रेजी के यू उल्टे यू का जैसा दिखाई देता है। 4 भागों में बटा हुआ है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। आरोही भाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ भाग की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, अवरोही भाग की लंबाई 25 सेंटीमीटर और सिग्माकार भाग की लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। तो इधर नाम भी देख ले में अपन इसके चित्र के अंदर। ये इससे तो अपने काम आने वाले हैं नहीं, अब इनको अपन पहले समझ चुके हैं। तो इसी हिस्से को अपन काम में लेते हैं नाम लिखने के लिए। ठीक है, ये तो अंधनाल हो गई। अब ये वाली भुजा है, ये कौन सी भुजा है? आरोही भुजा, आरोही भाग, सॉरी। ठीक है, ये वाला अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ भाग। ये वाला जो भाग है इसको अपन ने क्या नाम दिया है? अवरोही भाग। और इसके अलावा ये वाला जो भाग है इसको अपन ने क्या नाम दिया है? सिग्माकार भाग। तो ये चारों भाग जो है ये मिलकर के क्या है? बृहदांत्र है। क्या है? ये चारों भाग मिलकर के बृहदांत्र। ठीक है, अब इसके अलावा बचा हुआ क्या है कि इस बड़ी आंत्र का एक तीसरा जो भाग है जिसको अपन बोल रहे हैं मलाशय या रेक्टम। मलाशय या रेक्टम, इसके बारे में पढ़ना है। तो अपन ये बोल सकते हैं भैया आहार नली का अंतिम भाग होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 20 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है इसकी? लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। अब देखो होता क्या है कि ये जो मलाशय होता है ये अपचित भोजन या जो मल होता है उसको संचित करके रखता है। और इस मलाशय का अंतिम 3 सेंटीमीटर का जो भाग होता है उसे अपन बोलते हैं गुदानाल। गुदानाल। मलाशय का अंतिम 3 सेंटीमीटर का जो लंबा भाग होता है अंतिम, वो क्या कहलाता है? गुदानाल कहलाता है। और ये जो गुदानाल होता है ये एक वर्ताकार छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। उस वर्ताकार छिद्र को अपन क्या बोलते हैं? गुदा या मलद्वार बोलते हैं। तो देखो इस चित्र में ये जो भाग है ये तो क्या कहलाएगा? मलाशय। ठीक है, इस मलाशय का अंतिम 3 सेंटीमीटर का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? गुदानाल कहलाएगा। और गुदानाल जो होता है एक वर्ताकार छिद्र के द्वारा क्या होता है? बाहर खुलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गुदा या मलद्वार। ठीक है, अब देखिए ये गुदानाल जो होता है इसके ऊपर 2 सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? 2, यहां लिख देता हूं, 2 सवर्णी पेशियां पाई जाती है सब। एक तो होती है बहिसवर्णी पेशी और एक होती है अंतः सवर्णी पेशी। जो गुदानाल है उसके दोनों ओर क्या होता है कि सवर्णी पेशियां पाई जाती है। एक तो बहिसवर्णी पेशी जो कि बाहर की ओर होती है, गुदानाल के बाहर की ओर, और एक होती है अंतः सवर्णी पेशी जो कि गुदानाल के अंदर की ओर होती है। तो ये दोनों जो पेशियां होती है ये जो गुदा या मलद्वार का जो छिद्र है उसको खोलने का और बंद करने का कार्य करता है। तो इस मलाशय या जो इस मलाशय के अंदर जो मल या अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसके ऊपर ये दोनों जो पेशियां हैं, बहिसवर्णी पेशी और अंतःसवर्णी पेशी, ये दोनों पेशियां क्या करती है? इसके ऊपर नियंत्रण करती है। ठीक है, तो अपन ने बड़ी आंत्र के बारे में देखो क्या क्या जान लिया। पहली चीज अपन ने देखी भाई बड़ी आंत्र के अंदर क्या होते हैं? सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जो सहजीवी जीवाणु होते हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं? अपचित भोजन को किण्वन क्रिया के द्वारा पचा करके छोटे कणों में बदल देते हैं। फिर दूसरी बात अपन ने बड़ी आंत्र जो होते हैं उसके कार्य क्या क्या है? तो देखो एक बात सुन लो मेरी, बड़ी आंत्र के ये जो कार्य है ना, तो इन तीनों भागों के कार्य भी यही माने जाएंगे। अंधांत्र,
बृहदांत्र और मलाशय, इन तीनों भागों की मिलाकर के कार्य भी क्या है, जो बड़ी आंत्र का कार्य वही माना जाएगा। तो इसका कार्य देखो क्या है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, और दूसरा कार्य क्या है, जो अपचित भोजन या मल है को गुदा या मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। हमने बड़ी आंत्रों को 3 भागों में बांटा है, अधात्र, अंधनाल, उंडुक या सीकम, दूसरा भाग बृहदांत्र या कोलम, और तीसरा जो भाग है वो मलाशय या रेक्टम है। तो देखो अधात्र के बारे में अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर क्या होता है, ये कि बड़ी छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र के संधि स्थल पर एक छोटा सा बॉक्स होता है, बंद बॉक्स होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अंधात्र या अंधनाल बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आहार रस का अवशोषण होता है। इसके अलावा एक बात और है कि इसके नीचे की तरफ अंदर की ओर क्या होता है, 4 से 5 इंच लंबा एक नलिकाकार प्रवर्त निकला रहता है, जिसे कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मी फार्म अपेंडिक्स बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने बृहदांत्र या कोलन के बारे में जाना। तो भाई इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर होती है, और ये उल्टे यू आकार का होता है। इसको 3 भागों में बांटा है, आरोही भाग, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। आरोही भाग जो होता है 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये चढ़ता हुआ भाग। दूसरा अनुप्रस्थ भाग, इसकी लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, तो ये अनुप्रस्थ वाला भाग। इसके बाद में अवरोही भाग है, तो ये नीचे उतरता हुआ भाग, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और जो चौथा भाग है सिग्माकार भाग, जो ये सिग्मा की जैसी आकृति वाला जो भाग है, जिसकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपन ने क्या किया, जो बड़ी आंत्र का लास्ट का भाग है मलाशय या रेक्टम, इसके बारे में पढ़ा। तो अपन ये बता दिया भाई ये जो भाग है ये आहार नलिका भी अंतिम भाग होता है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। अब इसका जो अंतिम 3 सेंटीमीटर का जो भाग होता है वो गुदानाल कहलाता है, और गुदानाल जो होता है एक वर्ताकार छिद्र के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर खुलता है, और इसी छिद्र के द्वारा जो अपचित भोजन या मल होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने जाना भाई ये जो गुदानाल है ये क्या होता है, इसके ऊपर 2 सवर्णी पेशियां पाई जाती है, एक तो बहिसवर्णी पेशी और एक अंतःसवर्णी पेशी। तो ये दोनों पेशियां ही क्या करती है, जो गुदानाल के द्वारा या जो गुदा होती है उसके द्वारा जो अपचित भोजन या मल बाहर निकलता उसके ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो यहां तक आपका अब तक हो गया है आहार नाल कंप्लीट। अब जो कल वीडियो आएगा वो आएगा सहायक पाचक ग्रंथियों के ऊपर। यदि आपको पढ़ाया गया समझ में आ रहा है तो जो चैनल मैंने बनाया उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस पढ़ाई का लाभ उठा सके। ठीक है।